सभी को नमस्कार। 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी कक्षा हमारे सामाजिक अध्ययन की होगी। हम एक नए अध्याय के साथ आए हैं, जातिगत भेदभाव और समानता के लिए संघर्ष। जाति व्यवस्था ने महत्वपूर्ण अन्याय पैदा किया है, जिसके कारण अनुचित व्यवहार के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ है। हमारा संविधान इस मुद्दे का सामना करने का उद्देश्य रखता है और सरकार जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं कि जाति व्यवस्था कैसे काम करती है और जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस विषय से हम सीख रहे हैं भारत में जाति व्यवस्था, भेदभाव का एक उदाहरण, समानता के लिए प्रयास, स्वतंत्रता के बाद समानता। मुख्य विषय पर जाने से पहले निम्नलिखित पर एक नज़र डालें। मुख्य शब्द: अछूतता, किसी विशेष जाति के सदस्यों को छूने से मना करना। योजना, किसी को किसी लाभ के लिए कुछ हासिल करने की योजना। संविधान, शासन करने के लिए नियमों और सिद्धांतों का संग्रह। आत्मकथा, किसी के अपने जीवन की स्वयं लिखी जीवनी। संकल्पना मानचित्र पर एक नज़र डालें। सबसे पहले हमें भारत में जाति व्यवस्था के बारे में जानना होगा। हमारे देश में कई लोगों के पास जातिगत नाम होते हैं जो समूह के भीतर परंपराओं, पूजा और विवाह को प्रभावित करते हैं। अब जाति व्यवस्था विकसित होती है तो एक जाति के सदस्यों को एकजुट करते हुए उन्हें दूसरों से अलग करती है। हमारे देश में कई लोग स्वयं को किसी न किसी जाति के हिस्से के रूप में देखते हैं। वे अपने नामों में भी जाति का नाम लगाते हैं। एक ही जाति के लोग अक्सर समान परंपराओं को साझा करते हैं और एक विशिष्ट देवता की पूजा करते हैं, जिससे कई लोग अपनी जाति के भीतर विवाह करते हैं। बहुत समय पहले एक ही जाति के लोग आम तौर पर एक ही प्रकार का काम करते थे, लेकिन आजकल ये परंपरा बहुत तेजी से बदल रही है। आइए देखें कि यह कैसे विकसित हुआ। लोग पैसा कमाने के लिए विभिन्न नौकरियां करते हैं, जैसे कि शिक्षण, बढ़ाईगिरी और खेती। हालांकि कुछ नौकरियां, जैसे सफाई और कचरा उठाना, अक्सर कम महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कुछ नौकरियों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण या मूल्यवान माना जाता है। यह विश्वास जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उच्च जाति के लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि अछूतों को अयोग्य माना जाता था और उन्हें कचरा उठाने जैसे नौकरियों तक सीमित रखा जाता था।
उन्हें उचित जाति के घरों, गांव के कुओं और मंदिरों से बाहर रखा जाता था और उनके बच्चे स्कूल में दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते थे। उच्च जातियों ने अछूतों को समान अधिकारों को अस्वीकार कर दिया, जिससे उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हो गए, जो एक भेदभाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक महान भारतीय नेता, जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा करते हैं, जो 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। वह अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने कोरेगांव गए थे, जो अब महाराष्ट्र में है। उसका अन्वेषण करते हैं। हमने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। एक घंटे बाद स्टेशन मास्टर हमारी जांच करने आया और हमारे टिकट मांगे। फिर उसने पूछा कि हम वहाँ क्यों बैठे थे। हमने समझाया कि हम कोरेगांव जाने की कोशिश कर रहे थे और अपने पिता या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं आया था और हमें नहीं पता था कि अकेले कोरेगांव कैसे जाना है। हम बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रास्ते में हम जैसे कपड़े पहने थे और बोलते थे, किसी को भी यह पता नहीं चला कि हम अछूत समुदाय से थे। स्टेशन मास्टर ने हमें गलत समझा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और हमारी स्थिति पर दुख प्रकट किया। जब उसने हमारी पहचान के बारे में पूछा, तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि हम महर हैं, जिन्हें अछूत माना जाता है। वह हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और वह चला गया। लगभग 20 मिनट बाद सूरज ढलने के साथ और हमारे पिता के अभी भी नहीं आने पर हम निराश महसूस कर रहे थे। स्टेशन मास्टर लौटा और पूछा कि हमारी योजनाएं क्या हैं। हमने कोरेगांव जाने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की योजना बनाई थी, लेकिन जब जाना कि हम महर हैं, तो चालकों ने हमें मना कर दिया। यहाँ तक कि हमने दुगना पैसा देने की पेशकश की। स्टेशन मास्टर ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये छोटी सी घटना से भेदभाव को दर्शाती है। इस प्रकार जातिगत भेदभाव दलितों के रोजगार के अवसरों और गरिमा को सीमित करता है। आइए एक और अनुभव देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक प्रसिद्ध दलित लेखक, अपनी आत्मकथा झूठन में भेदभाव के अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जिसमें अलगाव, धमकाने और प्रधान अध्यापक द्वारा कक्षा के दौरान खेल का मैदान साफ करने के लिए मजबूर किया जाना शामिल है, जबकि उनके साथी छात्र कक्षा में उपस्थित थे। प्रधानाचार्य ने अपने कार्यालय से उनकी निगरानी की और उन्हें पानी पीने तक की अनुमति दी। उन्होंने दिन भर सफाई करते हुए बिताया, जबकि शिक्षक और छात्र देखते रहे। उन्होंने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की, स्कूल और खेल का मैदान की सफाई की, जब तक कि उनके पिता ने आखिरकार उन्हें झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा। उनके पिता शिक्षकों के पास गए, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा
और जोर से कहा ताकि सभी सुन सके, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो वह यहीं पढ़ेगा, इस स्कूल में, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाद और भी आएंगे। अनुचित व्यवहार आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव से पता चलता है कि उनकी जाति के कारण उन्हें सफाई करने के लिए मजबूर किया गया था। आज कई शिक्षक समानता को बढ़ावा देते हैं और दलित छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, गतिविधियों में भाग लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं कि सभी छात्रों को एक साथ भोजन करना चाहिए। संक्षिप्त इतिहास पर एक नज़र डालें। जाति व्यवस्था हमेशा से मौजूद नहीं थी। यह वैदिक काल के दौरान उभरी, जिसने समाज को 4 समूहों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समय के साथ अछूतता और सख्त नियम विकसित हुए। हालांकि बुद्ध, महावीर, रामानुज, बसवा, कबीर और वेमन्ना जैसे विचारकों ने इन मान्यताओं को चुनौती दी और इस विचार को बढ़ावा दिया कि कोई भी व्यक्ति जाति की परवाह किए बिना अच्छाई और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी आगामी अध्यायों में दी जाएगी। समानता की दिशा में प्रयास। आपने अंग्रेजी शासन और स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में जानते हैं, जिसमें विभिन्न समूहों, जिनमें दलित, महिलाएं, आदिवासी समुदाय और किसान शामिल थे, 1800 से 1900 के दशक में ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार ईवी रामस्वामी, श्री नारायण गुरु और अय्यंकाली जैसे सुधारकों ने स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की वकालत की। हम कक्षा 8वीं में इनमें से एक व्यक्ति का अन्वेषण करेंगे। आइए B.S. वेंकटराव के बारे में जानते हैं, जिन्होंने दलित एकता के लिए लड़ाई लड़ी थी 1896 से 1953 तक। बतुला वेंकटराव या राव साहब का जन्म हैदराबाद के घास मंडी में यूरोपियों के नौकर के घर हुआ था। वे एक कुशल भाषाविद और मूर्तिकार थे और उन्होंने निजाम के लोक निर्माण विभाग में काम किया। 1922 में उन्होंने अछूतता के खिलाफ लड़ने और दलित एकता को बढ़ावा देने के लिए आदि द्रविड़ संगम की स्थापना की। उन्होंने 1927 में आदि हिंदू महासभा की स्थापना की और बाद में अम्बेडकरियों की युवा लीग की स्थापना की, जो हैदराबाद राज्य दलित वर्ग संघ बन गई, जिसने जाति के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उनके प्रयासों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1936 में दलित अधिकारों के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन हुआ। 1 अप्रैल 1947 को उन्होंने वंचित समूहों के लिए एक कल्याण कोष में वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्हें खुसरू-ए-डेक्कन की उपाधि मिली। 1952 के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। आइए देखें कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अपने संविधान के माध्यम से
दलितों जैसे समूहों के साथ हुए अनुचित व्यवहार को सुधारने का प्रयास किया, जिसमें समानता को बढ़ावा देना और अछूतता पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। मध्याह्न भोजन योजना जैसी पहलों ने कम आय वाले परिवारों के लिए पाठशालाओं की उपस्थिति में सुधार किया, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों में दलित महिलाएं भोजन तैयार करती थीं। हालांकि अमीर और गरीब पाठशालाओं के बीच असमानता बढ़ रही है और दलित बच्चे जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि अभी भी भेदभाव का सामना करते हैं। भारत में सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों के बीच सामूहिक प्रयास और परस्पर सम्मान की आवश्यकता है। आइए विषय के सारांश को देखें। आर्थिक स्थिति जाति व्यवस्था से निकटता से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता पूर्व भारत की तरह आधुनिक भारत में भी गरीब मुख्य रूप से निम्न जातियों के होते हैं, जबकि अमीर उच्च जातियों के होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी हैं।